सो हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट बेसिकली इसके साथ साथ हम खत्म करेंगे को क्या, स्टेट लेजिस्लेटिव। तो गाइज हम लोग स्टेट और पार्लियामेंट दोनों का दोनों पढ़ने वाले, लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट। आपको मैं बता दूं, आप कोई भी एग्जाम देने चले जाओ, एक से दो क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से आते हैं। और इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट्स भी होते हैं, तो इसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ पार्लियामेंट में। लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, अपर हाउस क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, बाई कैमरल सिस्टम क्या होता है, यूनिकैमरल, बहुत सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, हम पार्लियामेंट को खत्म करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट पार्ट नंबर 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। और स्टेट लेजिस्लेटिव की बात करें तो पार्ट नंबर 6। हम साथ साथ खत्म करते चले जाएंगे, दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें पार्लियामेंट की, तो इसका आर्टिकल 79 से लेके 122 तक है। तो इंडिया में अगर पूछा जाए सिस्टम कैसा है, तो आपको आंसर क्या देना है कि इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो कैसा है, वो वाई कैमरल है। कैसा है वो? वाई कैमरल। वाई कैमरल का मतलब इसमें कितने हैं, दो हाउस होते हैं। तो आपको भी पता है कि टू हाउस है, कैसे है, एक लोकसभा है एंड एक राज्यसभा है। एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। तो पार्लियामेंट तो बहुत अच्छे से आज समझ आने वाला आपको, ठीक है। तो आपको ध्यान से पढ़ना और इसको समझना, कॉपी पे नोट डाउन करना, इसलिए मैं साथ साथ लिख रहा हूँ। तो इंडिया में पार्लियामेंट का सिस्टम कैसा है, बाई कैमरल सिस्टम। बाई कैमरल का मतलब यहाँ पे दो हाउस होते हैं, और दो हो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। तो दो हाउस का मतलब होता है कि एक बंदे से डिसीजन अगर दो बंदे करें वो ज्यादा बेटर होता है, इसलिए यहाँ पे बाई कैमरल सिस्टम है। ठीक है, कैसा सिस्टम है, बाई कैमरल सिस्टम है। अगर इसकी बात करें तो इसका सोर्स क्या है, जो सोर्स है वो क्या है, तो इनका जो सोर्स है वो है ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन। ठीक है। तो पार्लियामेंट इंडिया में कैसा, देखो पार्लियामेंट की बात किस में की गई है, जो पार्लियामेंट है इसकी जो बात की गई है आर्टिकल नंबर 79 में। तो आर्टिकल नंबर 79 क्या कहता है कि इंडिया में एक पार्लियामेंट होना चाहिए। ठीक है, अब इंडिया में एक पार्लियामेंट होना चाहिए, उसके बाद इसमें कौन कौन आता है, देखिए ये आप लिख लीजिए। चलिए सबसे पहले इसमें कौन कौन आता है, तो सबसे पहले नंबर पे लिखिए, इसको बोला जाता है अपर हाउस। क्या बोला जाता है? अपर हाउस। अपर हाउस का ही दूसरा नाम होता है क्या, राज्यसभा। क्या बोला जाता है इसको? राज्यसभा। और इसी का नाम होता है, इसी को बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉरी, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसको बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है। और ये आर्टिकल नंबर, मैं आर्टिकल ऊपर लिख देता हूँ, इसका जो आर्टिकल है वो है, आर्टिकल है 80। तो आर्टिकल 80 बात करता है किसकी, राज्यसभा की। तो पार्लियामेंट का एक बाई कैमरल में एक हाउस कैसा है, अपर हाउस। अपर हाउस कौन होता है? अपर मतलब ऊपर, इसमें सीनियर लोग बैठते हैं। तो राज्यसभा, इसको बोला जाता है राज्यसभा। अपर हाउस कौन है? राज्यसभा। और इसी को बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या बोला जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। उसके बाद इसमें जो दूसरा आता है, दूसरे नंबर पे जो बाई कैमरल में, एक तो हो गया आपका राज्यसभा, एंड सेकंड वन इज जिसको बोला जाता है लोअर हाउस। क्या बोला जाता है? लोअर हाउस। इसी का दूसरा नाम होता है हाउस ऑफ पीपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउस ऑफ पीपल भी इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनको लोगों के द्वारा चुना जाता है। और ये कैसा होता है, ये टेम्पररी होता है। कैसा होता है? टेम्पररी, मतलब कभी भी इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। और ये कैसा होता है, ये परमानेंट होता है। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, ये परमानेंट होता है। इसकी बात की गई आर्टिकल नंबर 81 में। तो आर्टिकल दोनों की पता होनी चाहिए। 79 पार्लियामेंट की बात करता है, 80 आर्टिकल अपर हाउस की बात करता है, 81 आर्टिकल आपकी लोअर हाउस की बात करता है। लोअर हाउस को, इसी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है क्या, लोकसभा। क्या बोला जाता है? लोकसभा। तो आर्टिकल 80 अपर हाउस, अपर हाउस ही मतलब राज्यसभा, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है, ये परमानेंट होता है। आर्टिकल 81 कहता है
लोअर हाउस कौन होता है? लोकसभा। लोकसभा में कौन, जिसको हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि इनको लोगों द्वारा चुना जाता है डायरेक्ट इलेक्शन से। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी एक करके। उसके बाद बात करें अगर हम, तीसरा इसका एक और पार्ट होता है जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट भी आपका पार्लियामेंट का पार्ट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पार्लियामेंट में क्या क्या आता है, तो आएगा राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट के साथ साथ प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, लोअर हाउस और अपर हाउस। ये तीनों की तीनों पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट पार्ट नंबर 4 में आता है, आर्टिकल 79 से लेके 1 to 2 तक है। इसके बाद इसमें बाई कैमरल सिस्टम है। इंडिया का पार्लियामेंट सिस्टम कैसा है? बाई कैमरल। बाई कैमरल मीन्स इसमें दो हाउस होते हैं। फर्स्ट वन इज लोअर हाउस एंड सेकंड वन इज अपर हाउस। लोअर हाउस मीन्स लोकसभा एंड अपर हाउस मीन्स राज्यसभा। आर्टिकल नंबर 80 कहता है, 80 कहता है कि एक अपर हाउस है, अपर हाउस को हम राज्यसभा बोलते हैं, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स ही बोलते हैं, ये परमानेंट होता है। 81 बोलता है कि लोअर हाउस को हम लोग लोकसभा ही बोलते हैं, इसी को हाउस ऑफ पीपल ही बोला जाता है, ये टेम्पररी होता है। और प्रेसिडेंट मैंने आपको बता दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी हम पढ़ते हैं क्या? स्टेट लेजिस्लेटिव। अब देखिए बहुत अच्छे से आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, कोई भी डाउट्स नहीं आएगा और सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद लिख लीजिए आप स्टेट लेजिस्लेटिव। अब बच्चों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे लेजिस्लेटिव होता क्या है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव क्या है? जो स्टेट्स में होते हैं। सेंटर में तो हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। अब स्टेट में भी अपने होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पहली बात तो आपको याद रखना है, ये आपका पार्ट नंबर 6 में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 6 में स्टेट की बात होती है। इसके जो आर्टिकल है वो है 168 से लेके 212 तक। 168 से लेके 212 तक। अब स्टेट लेजिस्लेटिव कैसा होता है? देखो स्टेट लेजिस्लेटिव दो तरीके का होता है। जो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव है आपको पता होना चाहिए, ये दो तरीके का होता है। कैसा होता है? दो तरीके का होता है। पहला तो ये कैसा होता है? यूनिकैमरल भी है कहीं कहीं। यूनिकैमरल मतलब सिंगल हाउस वाला सिस्टम भी है, और कहीं कहीं कैसा है? बाई कैमरल भी है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव कैसा है? ये यूनिकैमरल भी है और बाई कैमरल भी है। ये यूनिकैमरल भी है और बाई कैमरल भी है। देखो यूनिकैमरल का मतलब क्या होता है? इसमें कौन आएगा? इसमें सिर्फ आएगा आपका, इसमें आएगा आपका लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? विधानसभा भी बोलते हो। क्या बोलते हो? विधानसभा भी इसको बोला जाता है, विधानसभा। और इसके साथ दूसरा पार्ट इसमें कौन होगा? गवर्नर। जैसे स्टेट सेंटर में क्या था? प्रेसिडेंट था, यहाँ पे कौन होगा? गवर्नर होगा। कौन होगा? गवर्नर होगा। अगर हम बात करें बाई कैमरल की, तो बाई कैमरल लिखा हुआ 168 आर्टिकल में। तो इसका मतलब है इसमें कौन कौन आएगा? इसमें सबसे पहले तो आएगा एक लोअर हाउस, जैसे वहां पे था, एक तो आएगा लोअर हाउस। लोअर हाउस का दूसरा नाम क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टार्ट में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ये वाला, लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके मेंबर्स कौन होते हैं, कैसे कैसे इलेक्शंस होते हैं, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। बस आप पेशेंस रख के इसको पढ़ते चले जाइए। ठीक है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये बात करता है आर्टिकल नंबर 168। जैसे वहां पे क्या था? लोअर हाउस था, लोकसभा। इसके बाद इसी में एक आएगा, कौन? आपका इसमें आएगा आपका अपर हाउस। कौन आएगा? अपर हाउस। ठीक है, अपर हाउस को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसमें एक तीसरा पार्ट कौन आएगा? इसमें एक आएगा आपका गवर्नर। तो सेम जैसे आपने पार्लियामेंट में पढ़ा, वहां पे लोकसभा, राज्यसभा व गवर्नर, यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव में दो सिस्टम है, बाई कैमरल भी है कुछ स्टेट में, और कुछ में यूनिकैमरल भी है। यूनिकैमरल मतलब सिंगल सिस्टम। यहाँ पे अपर हाउस नहीं होता, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती स्टेट में, सिर्फ आपका लोअर हाउस होता है। जैसे लोकसभा, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है उसको। ठीक है, असेंबली। और इसी को बोला जाता है विधानसभा। इसको बोला जाता है लोअर हाउस, जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग विधानसभा बोलते हैं। और ये कैसा होता है? ये लोकसभा की तरह कैसा होता है? टेम्पररी होता है। कैसा होता है?
ये टेम्पररी होता है। और ये कैसा होता है, ये परमानेंट होता है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, ये परमानेंट होता है। और बाकी गवर्नर जैसे प्रेसिडेंट इसका पार्ट है, तो पूछा जाए कि बाई कैमरल का जो स्टेट लेजिस्लेटिव है क्या गवर्नर उसका पार्ट है, तो आंसर होगा यस, बिल्कुल गवर्नर भी इनका पार्ट होता है। ठीक है, बाकी आर्टिकल तो आपको पता ही कैसे बनाते हैं। जैसे सेंटर में क्या था, स्टेट में क्या था। सेंटर में जो पार्लियामेंट का था वो कैसा था, वो था आपका 89। ठीक है, जैसे 79 था ना, 79, इसमें अगर आप 89 जोड़ दोगे, रूल ऑफ 89, तो 168 निकल के आ जाएगा। क्योंकि अगर आप पार्लियामेंट का आर्टिकल पता है तो इसका भी निकल जाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव का। ठीक है, तो इसी तरह आप 89 जोड़ के मैक्सिमम आर्टिकल याद कर सकते हो, खुद भी निकाल सकते हो कि कितनों पे लगता है कितनों पे नहीं लगता, तो ये मैक्सिमम पे लग जाता है। अगर आपको एग्जाम में भूल जाता है तो आप लोग स्टेट से सेंटर से स्टेट बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद गवर्नर हो गया, जहां तक हो गया। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है विधान परिषद। क्या बोला जाता है, विधान परिषद। विधान परिषद। तो यहां तक मैंने आपको क्या बता दिया, स्टेट लेजिस्लेटिव बिल्कुल होता है पार्लियामेंट की तरह। फर्क इतना है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज है कि कुछ स्टेट में यूनिकैमरल है और कुछ में बाई कैमरल है। यूनिकैमरल का मतलब इसमें एक हाउस होता है, जैसे सिर्फ इसमें विधानसभा होता है, दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। और गवर्नर जैसे प्रेसिडेंट पार्ट था, ये भी उनका पार्ट होगा। सेंटर में हम पार्लियामेंट बोलते हैं, स्टेट में हम स्टेट लेजिस्लेटिव बोलते हैं, फर्क इतना है। और अगर हम बाई कैमरल पे आ जाएं तो सेम वैसा ही होगा। उसमें 79 था, इसका आर्टिकल 168 है। क्यों, क्योंकि रूल ऑफ 89 लगा दिया मैंने। 79 फॉर पार्लियामेंट एंड प्लस 89 करोगे, देन दैट विल बिकम 168, जो कि बन जाएगा बाई कैमरल। और बाई कैमरल में कौन कौन आता है, अपर हाउस, लोअर हाउस और गवर्नर, क्योंकि स्टेट की बात हो रही है। अपर हाउस कौन होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, जैसे राज्यसभा जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहाँ पे लोकसभा जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, और वो भी लोकसभा टेम्पररी, यहाँ पे भी ये टेम्पररी। विधान परिषद जिसको बोला जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये परमानेंट है, उसमें राज्यसभा परमानेंट है। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा रिलेट करके बता दिया। अब देखो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली ये कहाँ कहाँ है, ये कहाँ कहाँ है, ये है आपकी 22 स्टेट्स में। ये करंट डाटा बता रहा हूँ, JNK के बाद जब से यूटी बन गया। और 3 यूटी में, 3 यूटी में कौन कौन आता है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी। ये 3 स्टेट रहती है जिसको यूटी होते हुए स्टेट का दर्जा प्राप्त होता है। यहाँ पे भी एक सीएम होगा, इलेक्शन होगा। ठीक है, 3 यूटी ऐसी हैं जिसमें क्या होगा, इलेक्शन होगी, सीएम होंगे। और 22 स्टेट है जहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल की, ठीक है, लिख लो आप, स्टेट हैविंग, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऐसी कौन कौन सी स्टेट है जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो सबसे पहले आप लिखिए बिहार के बारे में। ठीक है, फिर लिखिए यूपी, फिर लिखिए महाराष्ट्र, एंड देन लिखिए कर्नाटका, एंड लिखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश ने ये क्या किया था, आंध्र प्रदेश ने यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास किया था कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल खत्म कर दी जाए, तो उनको पार्लियामेंट को भेजा था, क्योंकि आगे पार्लियामेंट की पावर होती है कि वो उसको एक्सेप्ट करे ना करे। फिलहाल यहाँ तक देख लीजिए, स्टेट लेजिस्लेटिव बिल्कुल वैसा ही है जैसे पार्लियामेंट है। वो पार्ट 5 में है, ये स्टेट में पार्ट 6 में आता है। उसका आर्टिकल 79 था और उसमें 89 जोड़ दिया, 168 हो गया। मैं आपको बोलूँ कि सिर्फ एक ही आर्टिकल याद करो आप सेंटर वाले जैसे सीएम के पढ़ लो, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लो, तो आपको गवर्नर ये सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा। बस रूल ऑफ 89 लगाते चले जाना। जिसमें नहीं लगता वो कॉपी पे लिख लेना, इस पे नहीं लग रहा, ये खुद भी लगा सकते हो कि क्या ये 89 के रूल से आता है, तो वैसे ही लर्न कीजिए। ठीक है, मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट करना बता दिया। तो स्टेट लेजिस्लेटिव में इतना ही फर्क है कि यहाँ पे यूनिकैमरल सिस्टम ज्यादा है। बाई कैमरल भी है लेकिन यूनिकैमरल ज्यादा है। अब यूनिकैमरल क्या होता है, यूनिकैमरल में सिर्फ एक ही हाउस होता है, वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली को आप कंपेयर कर सकते हो लोकसभा से, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये कैसा होता है, ये आपका टेम्पररी होता है। और ये लोअर हाउस भी बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको हिंदी में विधानसभा बोलते हैं, उसको विधान परिषद किसको बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल को। और इसमें गवर्नर प्रेसिडेंट की तरह साथ आ जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर बात करें कितनी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो आंसर होगा 22 स्टेट्स में।
यहाँ पे सिंगल क्या है, यूनिकैमरल सिस्टम है, और 22 स्टेट है और 3 यूटी हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर नया यूटी ऐड हो गया, और दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, यहाँ सीएम होते हैं यूटी होते हुए भी। वो कौन कौन सी स्टेट हैं यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो आंसर होगा बिहार, यूपी बिहार 2, महाराष्ट्र कर्नाटका, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये है आपकी 6 स्टेट्स। ठीक है, बाकी देख लेना, अगर आंध्र प्रदेश हट गया तो ठीक है, नहीं तो क्योंकि इन लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया था, पार्लियामेंट को सेंड किया था। यहाँ तक आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी, मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया कि पार्लियामेंट इंडिया में क्या है, बाई कैमरल है। यहाँ पे पार्लियामेंट में 79 आर्टिकल है, जिसमें 80 और 81 लिखा हुआ है अपर हाउस और लोअर हाउस के लिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो 168 आर्टिकल मैंने बता दिया कि बाई कैमरल सिस्टम है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं वही बताता चला जाऊंगा। एक आपको स्टेट लेजिस्लेटिव का आर्टिकल पता होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेटिव का, और आपको सेंट्रल वाला पार्लियामेंट का भी पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ तक आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे अभी। ओके, अब देखिए एक नोट में लिख लीजिए, आर्टिकल 169 क्या कहता है। आर्टिकल 60 है तो बाई कैमरल। आर्टिकल 169 ये क्लियरली मेंशन करता है, बोला कि इन ऑर्डर टू क्रिएट और अबॉलिश द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, बोला कि अगर बनानी है या खत्म करनी है क्या, स्टेट लेजिस्लेटिव, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उस स्टेट की, वो क्या होगी, उसको नीड टू पास अ रेजोल्यूशन, तो उनको एक रेजोल्यूशन पास करना होगा, उनको एक रेजोल्यूशन पास करना होगा, और पास करने के बाद सेंड करना होगा पार्लियामेंट में कि उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है कि क्या अबॉलिश करनी है। तो फिर पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। ये पार्लियामेंट के पास अपनी इसकी पावर होती है, वो उसको पास भी कर सकता है, उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। अब बोला जाता है कि अकॉर्डिंग टू, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन चलो, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलो, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बोलो ऑफ इंडिया, द लोअर हाउस, जो लोअर हाउस होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा अपर हाउस से, मोर पावरफुल एज कंपेयर टू अपर हाउस। अगर आप अपर हाउस से मतलब राज्यसभा से कंपेयर करो लोकसभा को, तो लोकसभा ज्यादा पावरफुल होता है। अगर हम बात करें सेंटर की, ठीक है, इंडिया की, तो यहाँ पे लोकसभा ज्यादा पावरफुल होगा राज्यसभा से। रीजन एक ही है, क्योंकि ये लोगों के द्वारा डायरेक्ट इलेक्टेड किए गए मेंबर होते हैं, लेकिन जो आपका राज्यसभा है यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन से होते हैं। इसलिए इंडिया में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे जो लोगों द्वारा चुने गए उनको ज्यादा पावर प्रोवाइड की जाती है। तो लोकसभा यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली ज्यादा पावरफुल होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल से। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल काउंसिल से ज्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि ये लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, लोकसभा ही तो है स्टेट की, और राज्यसभा जो है वो स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाती है। ठीक है, इसका रीजन एक ही है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं, यही रीजन है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो हर चीज का एक एक्सेप्शन भी होता है, तो इसके भी बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देखो ऑल इंडिया सर्विस की बात हो, जो भी सर्विस बनाना या सर्विस को खत्म करना, कोई भी नई पोस्ट बनाना या क्रिएट करना या खत्म करना, इस केस में राज्यसभा ज्यादा पावरफुल हो जाता है लोकसभा से। पूछा जाए कि ऑल इंडिया सर्विस में लोकसभा ज्यादा पावरफुल है कि राज्यसभा, तो आंसर होगा राज्यसभा। और भी बहुत सारी एग्जांपल है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था बस। तो यहाँ तक मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 169 क्या कहता है, कि अगर कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना होगा किसी स्टेट को, तो वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसको एक रेजोल्यूशन पास करना होगा, एंड आफ्टर दैट उनको सेंड करना होगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। अब पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको एक्सेप्ट करे कि रिजेक्ट करे। अगर वो चाहता है एक्सेप्ट करेगा तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। रिजेक्ट करेगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हम बात करें, तो जो लोअर हाउस है वो ज्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू अपर हाउस, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसी ऐसा रीजन यही होता है, क्योंकि जो लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली है वो क्या है, वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल है,
वो लोगों के द्वारा सीधे चुने हुए लोग हैं, इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक होगी बात क्लियर। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं पार्लियामेंट से या स्टेट लेजिस्लेटिव से, वो आप लिखते चले जाइए, क्योंकि हम लोग कंपेयर करते हुए पढ़ते चले जाएंगे, सो एज कि आपको लर्न भी हो जाए, चीज़ें समझ भी आ जाए, फर्क क्या वो भी पता चल जाए। अब हम कर रहे हैं कंपैरिजन। क्या कर रहे हैं हम लोग? कंपैरिजन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप देखोगे जितने पॉइंट मैं बताऊंगा सारे के सारे डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, एक आप लिखोगे लोकसभा, एक आप लिखोगे राज्यसभा। ठीक है, लिखोगे आप राज्यसभा, एक लिखोगे आप राज्यसभा। ठीक है, और एक आप लिखोगे लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक लिखोगे लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये आप फुल फॉर्म खुद लिख लेना। ठीक है, अभी तो आपको पता चल गया होगा क्योंकि मैंने आपको लिखवा भी दी इनकी फुल फॉर्म क्या क्या है। चलिए, अब इनके कंपैरिजन पॉइंट में सबसे पहला लिखिए। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी हर एक बात। सबसे पहले पॉइंट में हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे मैक्सिमम स्ट्रेंथ की। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्सिमम स्ट्रेंथ की। चलिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ की, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो लोकसभा में मैक्सिमम अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखें, कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग देखें, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552। कितनी है? 552। इस 552 में देखो, अगर हम बात करें स्टेट की कितनी सीटें होती हैं, तो 524 सीट होती हैं। कितनी होती है? 524। क्योंकि जे एंड के की अभी इंक्लूड नहीं है, 6 सीट थी वो, अभी वो यूटी में चली गई। और अगर बात करें इसमें यूटी कितनी स्टेट वो है सीट्स हैं। ठीक है, लोकसभा में यूपी की सीट्स कितनी है? तो वो होती हैं 26। पहले 20 थी, अब जम्मू कश्मीर की 6 यहाँ पे जुड़ गई। ठीक है, और इसमें कौन आता है? एक आता है नॉमिनेटेड। आपको पता है नॉमिनेट कौन होते हैं? जो एंग्लो इंडियन थे। और मैंने आपको ये बता भी दिया था कि अब इसको खत्म कर दिया है, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 104 2019 में। तो ये जो दो पोस्टें थी ये अब खत्म कर दी, ये दो पोस्टें थी अब ये खत्म कर दी गई हैं। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है? ये होती है 250। जिसमें बात करें स्टेट की, तो स्टेट की कितनी होती है? 230। 230 होती है। इसमें 4 जम्मू कश्मीर की लेस होंगी अभी, क्योंकि वो यूटी बन गया। अगर हम बात करें यूटी की, तो यूटी कितनी है? 8 है। इस 8 के अंदर 4 जम्मू कश्मीर की हैं। तो जम्मू कश्मीर के रिलेटेड तो आपको वैसे पता होना चाहिए अभी। इसमें 3 सीट्स कितनी है? दिल्ली की हैं। और इसमें 1 सीट किसकी है? पुडुचेरी की है। और आपको पता है ये तीनों की तीनों यूटी हैं जहाँ पे इलेक्शन भी होते और सीएम भी होता है। ठीक है, तो इसमें नॉमिनेटेड कितने हैं? आपको पता है राज्यसभा में नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, तो नॉमिनेटेड सीटें कितनी है? 12। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सीट्स बता रहा हूँ। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि करंट में कितनी है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है? वो है 500। कितनी है? 500। और मिनिमम भी होती है यहाँ पे, कि जो मिनिमम है वो कितनी होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए 60। हालांकि लोकसभा राज्यसभा में ऐसा नहीं था। तो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो 500 की होती है, और मिनिमम 60 होनी चाहिए। लेकिन इस 60 में भी क्या है? एक्सेप्शन है। इस 60 में भी क्या है कि मिनिमम से 60 होनी ही चाहिए, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन में कौन कौन आता है? एक आता है आपका गोवा, क्योंकि पॉपुलेशन कम है यहाँ की। जैसे सिक्किम, इसके साथ साथ आता है आपका मिजोरम एंड पुडुचेरी। तो ये इसकी क्या है? एक्सेप्शन है कि यहाँ पे मिनिमम कुछ नहीं होता। मैक्सिमम 500 है, मिनिमम 60 है। लेकिन इन चार चार पांच स्टेट को छोड़ के, यूटी को छोड़ के, तो यहाँ पे क्या है? 60 की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम इससे भी कम हो सकती है। ठीक है, और अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो यहाँ पे क्या है? नॉट मोर देन
1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लोकसभा की कितनी सीट्स होती हैं, तो आंसर विल बी 552। पूछा जाए कि स्टेट से कितनी आती हैं, तो आंसर होगा 524, यूटी से 26 और नॉमिनेटेड तो टोटल होगी 552। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, मैं अभी करंट का भी बताऊंगा। फिर बोलता है कि बताइए राज्यसभा में मैक्सिमम सीट्स कितनी है, आंसर होगा 250, जिसमें से 230 स्टेट से आती हैं और 8 आती हैं यूटी से, और 12 कौन है, नॉमिनेटेड होते हैं जो प्रेसिडेंट करते हैं। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 500 मैक्सिमम सीट है, मिनिमम 60 है, लेकिन इसमें भी 4 की एक्सेप्शन है। फिर नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए ओके, इसमें भी एक छोटा सा नोट लिख लीजिए, एक छोटा सा नोट लिख लीजिए। देखो ये इतने अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको कोई भी डाउट्स नहीं आएगा और दोबारा से आपको इसको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। वाई द 84th Constitution Amendment 2001, the seats of Lok Sabha and Rajya Sabha has been fixed for 25 years। तो लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स हैं जो 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2001 में, फिक्स कर दी गई। कब तक है ये, टिल 2026, मतलब 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स फिक्स हैं। ये ना तो बढ़ाई जा सकती है, ना ही कम की जा सकती हैं। चलिए ये हो गया आपका पहला पॉइंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ का। अगर हम बात करें इसी के साथ तो प्राइजेंट स्ट्रेंथ कितनी है, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ओके, ये आपको क्लियर हो गया, मैं दोबारा से इसको रिवाइज करता हूँ। लोकसभा में 552, स्टेट से 524, यूटी में 26, नॉमिनेटेड 2। अब नॉमिनेटेड जब वो ये खत्म हो गया अब, ठीक है, आपका वो 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, मैंने आपको बताया भी था जब प्रेसिडेंट पढ़ा रहा था। अगर हम बात करें राज्यसभा की तो 250 होती है, जिसमें 230 स्टेट से आती है, यूटी से 8 है, ठीक है, नॉमिनेटेड 12 है। मैक्सिमम 500 है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, मिनिमम 60 और 4 स्टेटों को छोड़ के, ये यूटी को बीच में छोड़ के। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें स्ट्रेंथ है तो 1/3 से ज्यादा नहीं होगी, 1/3 से ज्यादा नहीं होगी। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, अब अगर हम बात करें किसकी, प्रेजेंट स्ट्रेंथ की, मतलब अभी फिलहाल कितनी कितनी स्ट्रेंथ है, अभी कितनी स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा था, लोकसभा। अगर हम लोकसभा की बात करें तो अभी जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 545 है। कितनी है, 545 है। और स्टिल क्या है, जो 7 सीट्स हैं ऑफ यूटी, वो क्या है, वो वैकेंट है, वो खाली है। तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है, 545। अगर हम बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा की प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है, 245। इसमें जो 5 सीट्स है ऑफ नॉमिनेटेड, वो क्या है, वो वैकेंट है। जो नॉमिनेट करने वाली 5 सीट है वो क्या है, वैकेंट है। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की तो यहाँ पे क्या है, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हर एक स्टेट की डिफरेंट सीट्स हैं, क्योंकि एक हाउस तो है नहीं, हर स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ हम लोग काउंट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ये याद कर लेना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कौन सी स्टेट की है, तो आपको पता है यूपी आधा इंडिया है। और मिनिमम की बात करें तो वो है आपका सिक्किम, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे कम सीट है सिक्किम की और सबसे ज़्यादा है यूपी की। और लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो यहाँ पे भी इसका नॉट एप्लीकेबल है, प्रेजेंट स्ट्रेंथ को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग स्टेट है, अलग अलग सीटें कम होती ज़्यादा रहती हैं, तो इसलिए हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, प्रेजेंट स्ट्रेंथ में हमने देखा कि लोकसभा की 552 में से सिर्फ 545 ही फिल होती हैं,
जिसमें से 7 हमेशा वैकेंट है, किसकी, जो यूटी से आती है वो वैकेंट है स्टिल। राज्यसभा में 250 में से 245 है, 5 जो नॉमिनेटेड होते हैं वो भी वैकेंट है। लेजिस्लेटिव असेंबली में फिक्स नहीं है, लोक लेजिस्लेटिव काउंसिल में फिक्स नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्टेट की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, वो चेंज होती रहती है। इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जो है यूपी की हैं, ये पता होना चाहिए, मिनिमम किसकी है, सिक्किम की। ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट, ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट भी हो गया, दूसरा भी हो गया। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड देखिए, पॉइंट नंबर थर्ड क्या कहता है, ये बात करता है मिनिमम एज की। किसकी बात करता है, कि मिनिमम एज कितनी कितनी होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 25 ईयर्स। ये मैं आपको बता दूं, ये सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए, अलग अलग नहीं पढ़ना पड़े। राज्यसभा कितनी होती है, 30 ईयर्स। लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी होती है, 25 ईयर्स, 25 ईयर्स। और लेजिस्लेटिव काउंसिल कितनी होती है, 30 ईयर्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एज कितनी चाहिए अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है, राज्यसभा का मेंबर बनना है, या आपको लेजिस्लेटिव असेंबली का या लेजिस्लेटिव काउंसिल का। ठीक है, 25-30 ये हो गया क्लियर। चलिए, क्योंकि लोकसभा को आप लोग लेजिस्लेटिव असेंबली से कंपेयर करो तो इजी रहेगा। आगे लिखिए, फोर्थ नंबर पे लिखिए, टर्म या टेन्योर जिसको बोलते हैं। तो अगर हम बात करें लोकसभा का, तो वो कितना होता है, वो होता है 5 ईयर्स। कितना होता है, 5 ईयर्स। अगर हम बात करें राज्यसभा का, तो वो कितना होता है, वो होता है 6 ईयर्स। कितना होता है, 6 साल का। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो कितना होता है, वो होता है 5 साल का। ठीक है, वो होता है 5 साल का। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल की, वो कितना होता है, सेम 6 ईयर्स का। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर की टर्म होती है, कितने साल का टेन्योर होता है, तो आंसर होगा 6 साल का। राज्यसभा को कंपेयर करिए लेजिस्लेटिव काउंसिल से, लोकसभा को कंपेयर करिए लेजिस्लेटिव असेंबली से। हाँ, यहाँ पे देखिए, इस एक नोट करने वाली बात है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या है, कि 1/3, 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर्ड एवरी 2 ईयर्स। तो हर साल 1/3 मेंबर क्या है, 1/1/3 जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के, वो रिटायर्ड होते हैं हर 2 साल में, हर 2 साल में। अब आपको पता है किस तरीके से रिटायर होते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ, आपको ये चीज नहीं पता होगी कि किस तरीके से रिटायर होते हैं, हर किसको निकाला जाता है किसको नहीं। देखिए, जैसे सबसे पहले आपको पता है राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, 245, 245। देखो, सबसे पहले इनिशियल किसको निकाला गया 1/3 के हिसाब से, देखो 245 की जो सीट थी, इसको 3 स्लॉट अलग अलग में बांटा गया। पहले स्लॉट में 82% रखती है, नेक्स्ट स्लॉट में अगेन 82 रखती है, और तीसरे में रख दिया 81, तीनों को मार दिया। अब जैसे ही इनके 2 साल कंप्लीट हुए, पहले मेंबर बन के सारे, इसको 3 स्लॉट में बांट दिया। जैसे ही आफ्टर 2 ईयर क्या हुआ, एक लकी ड्रा निकाला गया आफ्टर 2 साल के बाद। देखो, जो आपका फर्स्ट स्लॉट है, जो सेकंड है, जो थर्ड है, इसके भी कितने टेन्योर हो गया, 2 साल कंप्लीट, इसका भी 2 साल कंप्लीट, और इसका भी 2 साल कंप्लीट। यहाँ पे एक निकाला गया लकी ड्रा, क्या निकाला गया, लकी ड्रॉ निकाला गया। तो लकी ड्रा में जिस भी पार्ट का नाम आ जाएगा, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए लेट कर लीजिए, उसमें सेकंड स्लॉट का नाम आ जाता है। अब सेकंड स्लॉट यहाँ पे क्या हुआ, सारे के सारे क्या हो गए, रिटायर्ड, सारे के सारे क्या हो गए, रिटायर्ड। और इसकी जगह एक नया नाम आ गया, न्यू, वो है फोर्थ। इसका भी कितना टेन्योर है, 0 ईयर्स, क्योंकि अभी बना ये। फिर इसके बाद क्या हुआ, देखिए, देन आफ्टर
आफ्टर 2 इयर्स। 2 साल के बाद अगेन आप देखो, फर्स्ट बचा, सेकंड चला गया, थर्ड बचा और फोर्थ बचा। इनकी टेन्योर की बात करते हैं, यहाँ पे कितने हैं, इसका हो गया 4 साल, ये तीसरे वाले का हो गया 4 साल, ठीक है, 4 4 हो गया, और इसका कितना हुआ, फोर्थ वाले का 2 इयर्स। तो ये पहले वाले स्लॉट जो बनाया था, इसके पूरे मेंबर्स का टेन्योर होगा भी 4 साल, दूसरे का भी 4, दूसरा खत्म हो गया, तीसरे का भी 4 और फोर्थ का 2 साल हुआ अभी। यहाँ पे अगेन क्या होगा, एक लकी ड्रा निकाला गया। लेट करिए वहां पे किसका नाम आ गया, लेट करिए वहां पे आपका थर्ड वाले का नाम आ गया। अब ये क्या हो गया, ये रिटायर्ड हो गए। अब ये भी क्या हो गए, ये सारे रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड होने के बाद बचा एक फर्स्ट, इसका 6 साल हो गया अब 2 साल के बाद, ठीक है। सेकंड ये रिटायर हो गया, अब जो फोर्थ बचा था इसका कितना हो गया, 4 इयर्स हो गया। और जो नया जुड़ा था फिफ्थ, इसका भी 0 इयर्स था, तो ये फिफ्थ वाले का कितना हुआ, अभी 2 साल हुआ, बस बात खत्म होगी। अब इसके बाद हर अगले 2 साल में, तो ये जिसका 6 साल होता चला जाएगा वो खत्म होते चले जाएंगे, वो रिटायर होते जाएंगे। पहले 2 बार हमने लकी ड्रा निकाला, जिसमें हमने 3 स्लॉट बनाए, 3 में से जिसका नाम आया वो सारे के सारे हमने रिटायर कर दिए, मतलब 1/3 लगभग रिटायर हो गया। अगले 2 साल के बाद हमने देखा कि एक कमेटी के 2 साल हो गए, दूसरे वाले के भी 2, तीसरी के जो नया बना उसका 0। पहले 2 साल के बाद तो हो गया, फिर अगले दो, ये हमने 1/3 रिटायर कर दी, यहाँ पे पहला लकी ड्रा निकाल गया। फिर अगले 2 साल के बाद पहले वाले को 4 साल हो गए, जो तीसरे वाला था उसके भी 4 साल, और जो नया जुड़ा था उसके भी 2 साल हुए। यहाँ फिर हमने एक लकी ड्रा निकाला, मान लीजिए किसी एक का नाम आ गया, फिर मान लीजिए किसी एक का नाम आ गया, तो उस एक में हमने क्या किया, जो निकाल दिया, जो बच गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये 4 वाले का नहीं आ सकता, यहाँ पे हो सकता है थर्ड वाले में ये जो नया जुड़ा था वही रिटायर हो जाता है। लकी ड्रा था, जिसका नंबर आ गया, तो यहाँ से फिर एक को बाहर निकाला। अब किसी एक की तो 6 साल हो जाएंगे, 2 लकी ड्रा के बाद किसी एक के 6 साल हो जाएंगे, और वही 6 साल वाला एक के 4 हो जाएंगे, फिर एक के 2 हो जाएंगे, वो 6 जैसे जैसे जिसका हर 2 साल के बाद एक का 6 होता चला जाएगा, वो क्या होगा, रिटायर होना स्टार्ट हो जाएंगे। हर 2 साल के बाद एक का 6 होता चला जाएगा, वो रिटायर होते जाएंगे। अब क्या होता है, हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं। जो भी इस कमेटी में आएगा वो उसके 6 साल होते ही खत्म, जो अगले में आएगा उसके 6 साल होते ही खत्म। तो 6 साल के बाद ऑटोमेटिक 1/3 स्ट्रेंथ क्या होती है, खत्म होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका सिस्टम कि किस तरीके से निकाला जाता है, हर 2 साल में 1/3 कैसे रिटायर होता है। ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी, बाकी ये तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का है, राज्यसभा का 6 साल का है, लेजिस्लेटिव असेंबली का 5 साल का है, और लोक लेजिस्लेटिव काउंसिल का 6 साल का है। और कैसे 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। चलिए गाइस, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर लिखिए 5। तो बात करते हैं सैलरी की। सैलरी की तो सबसे पहले लिखिए लोकसभा, इसकी सैलरी कितनी होती है, लगभग 1 लाख। अगर हम राज्यसभा मेंबर की सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी कितनी होती है, लगभग 1 लाख। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की, ठीक है, तो ये क्या है, अभी तक फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स। ये डिपेंड करती है स्टेट की लेजिस्लेटिव के ऊपर, डिपेंड अपॉन लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो यहाँ पे भी फिक्स नहीं है, यहाँ पे भी फिक्स नहीं है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो आई थिंक यहाँ पे क्या है, जो आपका तेलंगाना है, इनकी मेंबर की जो सैलरी है वो कितनी है, 4 लाख, सबसे ज़्यादा है, पर मंथ की सैलरी है ये। तो लोकसभा के जो मेंबर हैं उनको सैलरी मिलती है 1 लाख रुपया, जो भी आपके एमपी होते हैं। राज्यसभा के एमपी को सैलरी 1 लाख रुपया। लोकसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली की फिक्स नहीं है, लोकसभा की और राज्यसभा की फिक्स है। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली की डिपेंड करती है, लेजिस्लेटिव असेंबली की डिपेंड करती है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के ऊपर कि उनकी कितनी फिक्स करनी है, अभी फिक्स नहीं है। तेलंगाना की सबसे ज़्यादा सैलरी 4 लाख है। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जो भी इनके मेंबर होते हैं, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं,
जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको मिलता है लोकल एरिया डेवलपमेंट करने के लिए, जिसको बोलते हैं MPLAD फंड। ये MP, ठीक है, ML सॉरी मैं पूरा लिख देता हूँ, पहले था MP था, जिसकी फुल फॉर्म बन गई MPLAD फंड, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए जो फंड मिलता है, ये कितना मिलता है, ये मिलता है 5 करोड़ का। वो बात अलग है कि वो इसको लगाते नहीं है लोकल एरिया में, यही उनका पॉकेट बन जाता है, पॉकेट खर्चे बन जाते हैं, ठीक है, पॉकेट मनी। तो ठीक है, हर साल जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है उसको 5 लाख रुपया मिलता है, किसके लिए, अपने लोकल एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें से कितना लगता है, क्या लगता है, वो उनको ही पता होगा, लेकिन हर मेंबर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा का जो होगा उनको 5 करोड़ का हर साल बजट मिलता है, जो कि उनको अपने लोकल एरिया को डेवलप करना होता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगी मेरी बात। मैंने अभी तक आपको 5 पॉइंट बता दिए, ठीक है, 5 पॉइंट मैंने बता दिए। सबसे पहले मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टोटल स्ट्रेंथ के हिसाब से, फिर मैंने आपको बताया प्रेजेंट स्ट्रेंथ के हिसाब से, फिर मैंने आपको बताया टर्म के हिसाब से कितना कितना टर्म होता है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया सैलरी। अच्छा, ये 4 टर्म हो गया, एक हमने बीच में छोड़ दिया मिनिमम एज वाला, ठीक है, मैक्सिमम एज नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 लिखिए। तो 6 पॉइंट की बात करिए हेड की, तो इनके हेड कौन होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हेड की बात करते हैं। अगर हम बात करें लोकसभा की, ठीक है, तो लोकसभा के हेड कौन होते हैं, ये होते हैं स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर। अगर स्पीकर नहीं है तो ड्यूटी स्पीकर उनके हेड होंगे, ठीक है। अगर ये एब्सेंट है, स्पीकर नहीं है किसी वजह से, तो ड्यूटी स्पीकर को हेड बनाया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर कौन कहता है, ये आर्टिकल नंबर 93 कहता है। तो स्पीकर का आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 93 कहता है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है। लेकिन एक चीज देखो, नोट में लिख लो, जो स्पीकर होता है वो कौन होता है हमेशा, ये हालांकि कहीं लिखा तो नहीं है, लेकिन हमेशा कौन होता है, वो हमेशा सीनियर होता है। सीनियर किसमें, एक्सपीरियंस में, ना कि एज में, एक्सपीरियंस होता है। एंड एकदम कैसा होना चाहिए, वो काम होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न नहीं है। जो भी स्पीकर बनता है वो हमेशा कौन होता है, जो बिल्कुल शांत होता है, और कौन होता है, वो एक्सपीरियंस होता है, उसको क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। और दूसरी चीज, जो भी स्पीकर होगा वो कौन होगा, वो मेंबर ही होगा, किसका, मेंबर ऑफ लोकसभा का। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, लोकसभा का हेड कौन होता है, स्पीकर होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर स्पीकर नहीं होगा तो वो डिप्यूटी स्पीकर उसकी जगह आएगा। आर्टिकल 93 ये कहता है। लेकिन लोकसभा का स्पीकर कौन बनता है, हमेशा जो सीनियर होगा, किसमें, एक्सपीरियंस में सीनियर होगा, सबसे ज्यादा टाइम वो MP रहा होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न नहीं है, लेकिन चलता आ रहा है। और वो एकदम काम होगा, मतलब शांत होगा, ऐसे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा में बहुत हल्ला होता है, ठीक है। अगर गुस्से वाला होगा तो वो किसी को थप्पड़ मार देगा। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो इसका हेड होता है कौन, चेयरमैन। इसके हेड को हम क्या बोलते हैं, चेयरमैन, या हम बोल सकते हैं डिप्यूटी चेयरमैन, ठीक है, यही होता है। ये आर्टिकल नंबर कौन कहता है, ये आर्टिकल नंबर 89 कहता है। अब आपको ये चीज याद रखनी है, इसका चेयरमैन कौन होता है, मैंने पहले भी बता दिया, अब भी बता रहा हूँ। इसका चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट, जिसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोला जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है, ये छोटा सा इसमें एक्सेप्शन भी है, सिर्फ चेयरमैन वाला। ये कौन होता है, ये आपका, ये मेंबर होता है, मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो जिसको भी डिप्यूटी चेयरमैन बनाया जाता है, डेप्यूटी चेयरमैन बनाया जाता है, वो राज्यसभा का ही मेंबर होता है। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो चेयरमैन होता है,
चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। ये क्या होता है? नॉट अ मेंबर ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो भी आपका चेयरमैन होगा राज्यसभा का, वो क्या होता है? वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, लेकिन ये मेंबर नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। मैंने पहले भी वाइस प्रेसिडेंट भी इसको बताया था। आगे बात करते हैं हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली की। इसका हेड कौन होता है? स्पीकर होता है। और अगर स्पीकर नहीं होगा तो डिप्यूटी स्पीकर होगा। कौन होगा? डिप्यूटी स्पीकर होगा। और ये कौन होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इन्हीं का एक मेंबर होता है जिसको स्पीकर बनाया जाता है। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो इसमें कौन होगा? हेड चेयरमैन होगा, या बोल सकते हो आप लोग, अगर ये नहीं होगा तो डिप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, डिप्यूटी चेयरमैन। ये आर्टिकल नंबर, ये वाला है आर्टिकल नंबर कितना? आर्टिकल कहता है आपका 178, क्योंकि स्पीकर के, ठीक है, स्पीकर के चेयरमैन के आर्टिकल पता होने चाहिए। और इसका जो आर्टिकल है वो कितना है? 182। और इसमें एक बार लगा के देखना क्या 89 का रूल लगता है कि नहीं लगता है। जैसे देखो चेयरमैन इसका है, तो लगा के देखना लगता है, ठीक है, नहीं लगता तो अपने हिसाब से लिख लेना कि इसमें नहीं लगता, अदरवाइज मैक्सिमम में लग जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको एक्सेप्शन बताता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था। लोकसभा का हेड स्पीकर होता है या डिप्यूटी स्पीकर होता है। अगर हेड स्पीकर नहीं है तो 93 आर्टिकल कहता है स्पीकर ऑफ लोकसभा का आर्टिकल कौन है? 93। तो यहाँ पे स्पीकर किसको बनाया था? ये तो कॉमन सेंस है। ये मेंबर ऑफ लोकसभा होता है, मतलब लोकसभा का ही एक मेंबर एमपी होता है, उसी को बनाया जाता है। जब ये एमपी स्पीकर बनता है तो इसको वो पद छोड़ना पड़ता है उसको। तो ये पार्टी, इसको पार्टी किसी को छोड़ना पड़ता है। हालांकि मैक्सिमम टाइम जो पार्टी रूलिंग पार्टी उन्हीं का बनता है ये। ठीक है, क्योंकि उन्हीं की स्ट्रेंथ होती है, उन्हीं से बनता है, लेकिन उसको बाद में पार्टी छोड़नी पड़ती है। ठीक है, अगर हम बात करें चेयरमैन की, तो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। इसका चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ही बोला जाता है। ये मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं होता। देखो मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं है तो भी इसका चेयरमैन है। तो ये सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, बाकी सारे अपने अपने हाउसेस के मेंबर होते हैं। ठीक है, तो लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में हेड कौन है? स्पीकर। राज्यसभा या लेजिस्लेटिव काउंसिल में हेड कौन है? आपका चेयरमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 हो गया, पॉइंट नंबर 7 लिख लीजिए अभी। पॉइंट नंबर 7 लिखिए अभी, डिजाइन। चलिए ओथ लिख लीजिए पहले। अगर हम बात करें लोकसभा में, तो लोकसभा के मेंबर की ओथ कौन करवाता है? देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है यहाँ पे। आपका जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, ये करवाता है किसको? क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से ये सिर्फ ओथ देता है, गिव ओथ टू, जो प्रो टर्म एक स्पीकर बनाया जाता है। कौन बनाया जाता है? एक प्रो टर्म स्पीकर। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक लोकसभा के मेंबर को क्या करे? ओथ दे, ओथ करवाए। तो इसलिए क्या किया जाता है कि एक प्रो टर्म स्पीकर बनाया जाता है। एक प्रो टर्म स्पीकर बनाया जाता है। जब इलेक्शन होते हैं तो एक टेम्पररी क्या बनाया जाता है? एक स्पीकर बनाया जाता है टेम्पररी। इलेक्शन के बाद एक सबसे जो सीनियर होगा उसमें क्या किया जाएगा? उसको एक प्रो टर्म स्पीकर, मतलब थोड़े समय के लिए स्पीकर ऑफ लोकसभा बनाया जाता है। और फिर उसके बाद जो प्रो टर्म स्पीकर होता है, जो आपका प्रो टर्म स्पीकर होता है, वो क्या करता है? जो बाकी वाले अदर मेंबर होते हैं उनको क्या देता है? ओथ देता है, ओथ करवाता है, कसम करवाता है। तो पूछा जाए कि जो लोकसभा के मेंबर की जो स्पीकर, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको ओथ कौन करवाता है? तो आंसर होगा प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट नहीं हो तो कौन हो जाएगा? प्रोटम स्पीकर। क्योंकि प्रोटम स्पीकर कौन है? वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही क्या करवाता है? शपथ दिलवाता है। तो प्रोटम स्पीकर आ जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा फिर। ठीक है, प्रोटम स्पीकर ही आंसर हो जाएगा। वैसे प्रेसिडेंट दिलवाता है, प्रेसिडेंट सही मायने में क्या करता है? वो प्रोटम स्पीकर होता है जो टेम्पररी चेयरमैन बनाया जाता है, स्पीकर बनाया जाता है। तो टेम्पररी स्पीकर बनाया जाता है लोकसभा को उसको। तो वो क्या करेगा? प्रेसिडेंट से शपथ लेके उसके बाद जितने भी मेंबर है सबको क्या करेगा? वो शपथ
दिलवा देगा। और जैसे ये कसम परेड हो जाएगी तो ये पोस्ट खत्म कर दी जाती है, क्योंकि प्रोटर्म सिर्फ आपकी कसम परेड के लिए ही बनाया गया है। उसके बाद दोबारा से अपना एक स्पीकर बनता है। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा की वो कौन करवाता है? ये करवाता है आपका चेयरमैन या आपका डिप्यूटी चेयरमैन, जो भी चेयरमैन या डिप्यूटी, क्योंकि ये परमानेंट होता है, ये खत्म नहीं होता कभी भी। उसके बाद बात आती है लेजिस्लेटिव असेंबली की। इसमें कसम कौन दिलवाता है? गवर्नर या आपका प्रोटम स्पीकर। तो सेम जैसे सेंटर में था प्रोटम स्पीकर, इसमें भी प्रोटम स्पीकर। वैसे तो गवर्नर ही होता है, लेकिन गवर्नर के बिहाफ पे एक प्रोटम स्पीकर बनाया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में भी। टेम्पररी होता है ये, जैसे ही कसम हो जाती है तो उसके बाद इसको हटा के नया स्पीकर बना दिया जाता है परमानेंट। इसकी कौन करवाता है? चेयरमैन या आपका डिप्यूटी चेयरमैन। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई कि ओथ कौन करवाता है, कसम परेड कौन करवाता है। लोकसभा के जितने भी मेंबर होते हैं उन सबको शपथ दिलवाता है प्रेसिडेंट। लेकिन किस तरीके से? प्रेसिडेंट एक प्रो टर्म स्पीकर बनाया जाता है, उसको कसम करवाता है। उसको कसम दिलवाने के बाद, वो कसम परेड लेने के बाद, वो जो प्रो टर्म स्पीकर होता है वो पूरे की पूरे मेंबर को क्या करता है? कसम देता है। उसके बाद ये पोस्ट खत्म होती है। सिर्फ ये ओथ के लिए ही पोस्ट बनाई गई थी खाली। और राज्यसभा की बात करें, इसका चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन कोई इशू नहीं है। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंट की जगह कौन आ जाएगा? गवर्नर आ जाएगा। और वो भी किसको? प्रोटम स्पीकर को देगा, वो आगे सबको दे देगा। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेम राज्यसभा की तरह हो जाएगा। तो कंपेयर करने से देखो आप कितनी चीजें एक साथ पढ़ रहे हो। अलग अलग पढ़ोगे तो ये चीजें आपको लर्न नहीं होंगी। चलिए आगे लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। रिजाइन। ठीक है, 8 पॉइंट आपका रिजाइन। कौन रिजाइन किसको करता है? अगर हम बात करें लोकसभा की, ठीक है, तो स्पीकर किसको रिजाइन देता है? स्पीकर रिजाइन देता है डिप्यूटी स्पीकर को, एंड वाइस वर्सा। तो इसका मतलब स्पीकर देता है डिप्यूटी स्पीकर को, डिप्यूटी स्पीकर देता है स्पीकर को। कौन किसको रिजाइन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर किसी मेंबर को रिजाइन देना हो तो उसके लिए तो बैठा ही आपका स्पीकर। लोकसभा का मेंबर किसको रिजाइन देता है? तो आंसर होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, क्योंकि स्पीकर ही हेड होता है वहां का। और अगर स्पीकर को देना हो तो वो डिप्यूटी स्पीकर को दे देगा, क्योंकि डिप्यूटी स्पीकर वो पोस्ट संभाल लेता है। अगर डिप्यूटी स्पीकर को देना हो तो स्पीकर को दे देगा। मतलब हेड स्पीकर है, सारे स्पीकर को देंगे, लेकिन अगर स्पीकर को खुद देना हो तो वो डिप्यूटी स्पीकर को दे देगा। चलिए अगर हम बात करें राज्यसभा की, कि राज्यसभा में कौन किसको रिजाइन देता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ये। चेयरमैन रिजाइन किसको देता है? ठीक है, चेयरमैन रिजाइन किसको देता है? तो चेयरमैन देता है आपका प्रेसिडेंट को। अगर चेयरमैन को ही रिजाइन करना हो तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करेगा। और बाकी जितने भी बच गए डिप्यूटी चेयरमैन या जितने भी मेंबर हैं, वो किसको करेंगे? वो चेयरमैन को करेंगे। यहाँ पे एक एक्सेप्शन था, क्या? प्रेसिडेंट बीच में एक्स्ट्रा आ गया। अगर किसी मेंबर को रिजाइन करना हो, जो डिप्यूटी चेयरमैन करना हो, तो जो सबसे छोटे हैं ये, इनका हेड कौन होता है? चेयरमैन। तो छोटे वालों का तो ऑप्शन है कि वो अपने बड़े को दे देंगे, चेयरमैन को दे देंगे। लेकिन अगर चेयरमैन को ही रिजाइन करना हो, अगर चेयरमैन को ही रिजाइन करना हो तो वो किसको करेंगे? वो करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। चेयरमैन रिजाइन करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, डिप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन को करेगा, मेंबर भी चेयरमैन को ही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो इसमें रिजाइन कौन करता है? देखो, अगर स्पीकर को करना हो, अगर स्पीकर को करना हो वो किसको रिजाइन करेगा? ये करेगा आपका डिप्यूटी स्पीकर को, एंड वाइस वर्सा। ठीक है,
स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर को, डिप्यूटी स्पीकर स्पीकर को, बाकी जितने भी मेंबर है वो स्पीकर है लोकसभा, सेम एज राज्यसभा। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल की, ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा नहीं है, यहाँ पे चेयरमैन करेगा डिप्यूटी चेयरमैन को, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो आपने ध्यान से एक चीज नोट की होगी, सिर्फ राज्यसभा के केस में ऐसा होता है कि अगर चेयरमैन को रिजाइन करना हो तो वो प्रेसिडेंट को करेगा, बाकी सब में कौन होता है, एक दूसरे को कर देंगे। जैसे लोकसभा में हेड कौन है, स्पीकर, तो सारे रिजाइन किसको देंगे, स्पीकर को। अगर स्पीकर को ही देना पड़ जाए तो वो डिप्यूटी स्पीकर को देगा, खत्म हो गया यहाँ पे। लेजिस्लेटिव असेंबली सेम एज लोकसभा, यहाँ पे स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर को, डिप्यूटी स्पीकर स्पीकर को, और जितने मेंबर है सारे स्पीकर को करेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी चेयरमैन देना हो तो बाईस उसको डिप्यूटी चेयरमैन को दे देगा, बाकी सारे चेयरमैन को देंगे। लेकिन राज्यसभा में थोड़ा सा उल्टा होता है, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा किसको रिजाइन करता है, तो आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, 7-8 पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 9 की तरफ। चलिए गाइस, अब आप देख लीजिए 9th पॉइंट में क्या है। अगर डिसॉल्व करना हो, ठीक है, अगर डिसॉल्व करना हो तो लोकसभा को डिसॉल्व कौन करता है, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 85 आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो इसके दो रीजन होते हैं, जहाँ तो पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, पार्टी को मेजोरिटी शो करनी होगी, और दूसरा 5 साल कंप्लीट होने के बाद डिसॉल्व कर दिया जाता है। राज्यसभा का कभी डिसॉल्व नहीं किया जाता क्योंकि ये परमानेंट हाउस होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली उसको गवर्नर करता है, सेम कंडीशन है, अगर मेजोरिटी नहीं है या 5 साल कंप्लीट होने के बाद। और लेजिस्लेटिव काउंसिल परमानेंट होता है, ये डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेम ऑफ द मेंबर, क्या क्या नाम होते हैं। अगर हम लोकसभा की बात करें तो उसके जो मेंबर होते हैं उसको बोलते हैं एमपी, जिसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर हम बात करें राज्यसभा की तो ये भी एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा। मतलब पार्लियामेंट के मेंबर हो गए, दोनों पार्लियामेंट है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं उसको क्या बोला जाता है, एमएलए। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन बैठते हैं, एमएलए, जिसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को क्या बोला जाता है, एमएलसी, जिसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो एमएलसी कौन हुए पता चल गया अभी, जैसे राज्यसभा के एमपी हैं वैसे स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज कॉल्ड एमएलए। और राज्यसभा में एमपी और लोकसभा में भी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये हो गया आपके 10 पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट लिखिए, देन इसके बाद आपके पॉइंट खत्म हो गए, फिर हम आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए लास्ट। आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए लास्ट पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पे कंपैरिजन का, जहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये मेंबर इलेक्ट कैसे होते हैं, किस तरीके से ये आते हैं। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव सॉरी लोकसभा की, तो इसके जो एमपीज होते हैं वो कैसे आते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं। और इसका जो मेथड होता है, मेथड क्या होता है, अडल्ट फ्रेंचाइज मेथड। कैसा होता है, अडल्ट फ्रेंचाइज मेथड होता है, मतलब जो राइट टू द वोट का अधिकार होता है, 18 से प्लस लोग वोट डालते थे, उस मेथड से आते हैं। और हम बात करें राज्यसभा की, तो इसके जो मेंबर होते हैं वो इलेक्ट कौन करता है, वो इलेक्ट करते हैं मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन करते हैं, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, कौन करते हैं, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें कैसा सिस्टम होता है, वाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो किस सिस्टम से आते हैं, वाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से आते हैं। उसके बाद बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो ये डायरेक्टली इलेक्टेड कौन करता है, पीपल करता है, मेथड वही अडल्ट फ्रेंचाइज। देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर कैसे आते हैं, टोटल आपको पता है 1/3 तो लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ होती है, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि ये टोटल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर है वो किस तरीके से आते हैं। 1/3 पार्ट को तो लेजिस्लेटिव असेंबली ही क्या करती है, बनाती है, इलेक्ट करती है। फिर 1/3, फिर अगला बचा हुआ टोटल में से 1/3 वो कौन करता है, वो लोकल बॉडी उसको इलेक्ट करके भेजती है, वो लोकल बॉडी उसको चुन के भेजती है। 1/12 पार्ट जो है टोटल लेजिस्लेटिव काउंसिल का, 1/12 पार्ट कैसे आते हैं, वो जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं वो करते हैं। फिर 1/12 पार्ट है वो गवर्नमेंट टीचर बॉडी करके भेजते हैं, जिसमें प्राइमरी टीचर नहीं आते। 1/6 जो बच गया टोटल, उसको गवर्नर नॉमिनेट करता है, गवर्नर बनाता है। तो टोटल आप करोगे, सबको प्लस करोगे, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/6, तो ये पूरा एक मेंबर कंप्लीट, मतलब पूरा लेजिस्लेटिव काउंसिल कंप्लीट हो गया। तो ये इतने हिस्से होते हैं जो अलग अलग प्रकार से आते हैं नॉमिनेट करके, और उसको इलेक्ट करके कैसे भेजे जाते हैं। मेथड इसका इनडायरेक्ट इलेक्शन ही होगा क्योंकि उसको लोग वोट नहीं कर रहे,
ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि मेंबर किस तरीके से आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है, ध्यान देने वाली बात कि जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उसको भी लेजिस्लेटिव असेंबली के ही मेंबर चुनते हैं, हम लोग नहीं चुनते। और उसका सिंगल कैसा होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसके मेंबर भी 1/3 को कौन चुनता है, लेजिस्लेटिव असेंबली ही चुनती है। यहाँ पे ये ध्यान देना, लोकसभा के मेंबर नहीं चुनते, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर चुनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बता दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल को कौन कौन चुन के भेजता है, कैसे आते हैं। तो ये हो गया आपका 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये याद रखना है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और आपका राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, या पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव में कैसे कैसे मेंबर आते हैं, कितनी एज होती है, क्या होता है, मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया। अब हम बात करेंगे सेशन ऑफ द पार्लियामेंट 85 में, तो मैं आपको ऑलरेडी प्रेसिडेंट में पढ़ा चुका हूँ, ये मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा। जो कॉरम होता है 1/10 का, वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब हम बात कर लेते हैं एक लास्ट, आज की क्लास फिर खत्म करेंगे, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी कैसी कैसी होती हैं। ये बच्चों को बहुत डाउट्स होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी कैसी कैसी होती हैं, ये तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए गाइस, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, किस किस तरीके की मेजोरिटी होती है। ठीक है, सबसे पहले लिखिए सिंपल मेजोरिटी कैसी होती है। कोई बोलेगी सिंपल मेजोरिटी से बिल पास होना चाहिए, तो सिंपल मेजोरिटी कैसी होती है, 50% प्लस 1, किसका, प्रेजेंट का प्लस वोटिंग का। ठीक है, और गलती से मैंने 1/3 कहीं बोला होगा तो उसको करेक्ट कर लेना। तो सिंपल, अभी आपको मैं सारी मेजोरिटी बता रहा हूँ। अगर हम बात करें मेजोरिटी कैसी कैसी होनी चाहिए, तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है सिंपल बिल्कुल किसकी, 50% वोट प्लस 1, मतलब 50% जितने भी प्रेजेंट हैं और उसमें कितने लोगों ने वोटिंग करी। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मान लीजिए लोकसभा में वोटिंग हो रही है, इसके मेंबर कितने हैं, 445, और इसमें से प्रेजेंट कितने थे, मान लीजिए प्रेजेंट थे आपके 500, और इन 500 में से भी कुछ लोग भाग गए, वोटिंग के टाइम में वोटिंग नहीं करी किसी के पक्ष में भी, और वोट करा 480 लोगों ने। और अब इसका निकालोगे आप 50% प्लस 1, तो कितना आया ये, लगभग 241। तो प्रेजेंट और उनमें से वोटिंग कितनी करी उसका 50% प्लस 1 लेना होता है। तो ये होती है आपकी सिंपल मेजोरिटी, ये आसान होती है, ये हो जाती है, क्योंकि लोग एब्सेंट है कोई दिक्कत नहीं, जिसने आए वो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें से जो वोट कर रहा है उसमें से हम निकालेंगे कि 50% लोगों ने वोट करा, जो बचे हुए थे उसमें से प्लस 1 करेंगे। ये होती है आपकी सिंपल मेजोरिटी। आई होप सिंपल मेजोरिटी अब आप निकालोगे। चलिए दूसरी देखिए, नेक्स्ट दैट इज नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव मेजोरिटी। क्या होती है इफेक्टिव, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, तो इफेक्टिव भी क्या होती है, ये होती है 50% प्लस 1, लेकिन किसकी, ये प्रेजेंट की, कितने लोग प्रेजेंट हैं उनका 50% प्लस 1। ठीक है, तो इसको भी मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लीजिए लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, ये तो वैसे 545 है, इसमें से प्रेजेंट कितने थे, 500, और इसमें से वोटिंग किसने करा, मान लीजिए 450 ने। लेकिन ये फर्क नहीं पड़ता कि वोटिंग किसने ने करा। अब आप देखोगे कि इसमें प्रेजेंट कितने थे और इस प्रेजेंट का निकालोगे कितना, 50% प्लस 1, दैट विल बिकम 251। इसका मतलब 251 वोट अगर किसी के साइड पड़ जाते हैं तो वो होगी इफेक्टिव मेजोरिटी, वो पास हो जाएगी। कोई भी बिल अगर इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना होता है तो वो इस तरीके से होता है। ये किस में यूज होता है, चलिए आपको रिवाइज भी हो जाएगा। ये हम यूज करते हैं जब वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना हो तो कैसी मेजोरिटी चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी इन राज्यसभा।
तो आपको पता है रेजोल्यूशन राज्यसभा में लाया जाता है, अभी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए होती है। इफेक्टिव का मतलब जितने लोग प्रेजेंट है उसका 50% प्लस वन। सिंपल में क्या था, कितने लोगों ने वोटिंग करा उसका 50% प्लस वन। इफेक्टिव मतलब जो प्रेजेंट है सबकी वोटिंग का 50% प्लस वन। अगर प्रेजेंट में कुछ लोग भाग गए लेकिन हमें उसको काउंट करना है, जब हमें निकालना, हम देखना कि प्रेजेंट कितने थे, तो उस हिसाब से हम क्या निकालेंगे, इफेक्टिव मेजोरिटी निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट कौन सी मेजोरिटी होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखिए तीसरे नंबर पे, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है, ये होती है 50% प्लस वन, किसका, टोटल स्ट्रेंथ का। ये बहुत मुश्किल होती है, जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ होगी उसका। जैसे फिर से एग्जांपल से समझा देता हूँ, लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है 545, इसमें मान लीजिए प्रेजेंट कितने हैं 500, इसमें से वोटिंग किसने करा लगभग 417, लेकिन हमें इसका निकालना है 50% प्लस वन, तो लगभग 273, लगभग 373। ये किस में यूज होती है, इसको हम लोग, आपको पता है जब हम सरकार बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट करते हैं, तब होता है। कोई भी गवर्नमेंट अगर प्राइम मिनिस्टर बनाएगी तो उनको इतनी एब्सोल्यूट मेजोरिटी शो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें किसकी नीड होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट में कौन सी मेजोरिटी चाहिए, तो उसमें चाहिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी कौन सी होती है, 50% प्लस वन, मतलब टोटल जितनी भी स्ट्रेंथ है उसमें से 50% प्लस वन आपके साथ होने चाहिए, तो ये बिल पास हो जाएगा। चलिए, एंड नेक्स्ट वन इज स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, तो ये होती है 2/3। क्या होती है, 2/3। तो इसमें अलग अलग तीन प्रकार की आ जाती है, मैं तीनों की तीनों आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्लास बहुत लंबी हो रही है, कोई इशू नहीं है, हम खत्म करेंगे इसको। चलिए देखिए, स्पेशल मेजोरिटी आपके आर्टिकल 249 में एक यूज करते हैं हम लोग, एक आर्टिकल 368 का जब यूज करते हैं तब करते हैं, और एक हम लोग तब जब आर्टिकल 61 का इस्तेमाल करते हैं। तो आर्टिकल 249 में देखो कैसे यूज होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2/3, 2/3 कैसे निकालनी है, ये अलग अलग होती है। 249 में अगर यूज करेंगे तो हम निकालेंगे 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग प्रेजेंट है और उसमें वोटिंग किसने करा उसका 2/3 निकालेंगे। जैसे पार्लियामेंट जब लॉ बनाती है स्टेट लिस्ट के ऊपर, तो स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट कानून बनाता है, तो अगर स्टेट लिस्ट के ऊपर कोई लॉ बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, तब पार्लियामेंट 249 आर्टिकल के तहत बनाती है, और इसमें हम लोग स्पेशल मेजोरिटी यूज करते हैं। कौन सी वाली, स्पेशल मेजोरिटी किसके वाली, 2/3 किसकी, प्रेजेंट प्लस वोटिंग वालों की। ठीक है, किसकी, ये बोल सकते हो आप 2/3 कौन सी, प्रेजेंट एंड वोटिंग की। तो 2/3 किसका लेना है ये डिपेंड करता है किस आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हो। तो एक तो हम 249 में करते हैं जब हम स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बनाते हैं, तो उसमें हम लोग 2/3 लेते हैं किसका, प्रेजेंट एंड वोटिंग का। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, अगर आर्टिकल 368 का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इस केस में तो क्या, कैसे यूज करते हैं, सपोर्टेड बाय 50% स्ट्रेंथ ऑफ हाउस एंड 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसमें भी प्रेजेंट और वोटिंग की होती है बात। अगर हम लोग 360 आर्टिकल किसके लिए यूज होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए। किसके लिए होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए। तो इसमें जो 50% पहले तो ये चाहिए, जो भी हाउस में ये बिल रखा जा रहा है उसमें 50% स्ट्रेंथ चाहिए किसके लिए, फॉर इनिशिएट बिल, बिल को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि इसके बिना बिल नहीं लाया जा सकता। पहले तो 50% लोगों की सहमति होनी चाहिए, फिर जाके बिल इनिशिएट होगा। ये आर्टिकल 273 के अंदर आता है, ये बात है। उसके बाद इसमें हमें क्या चाहिए, और इसमें हमें चाहिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए टू पास करने के लिए।
और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आता है तो उसमें पहले तो 50% जिस भी हाउस में आता है 50% लोगों की स्ट्रेंथ चाहिए कि भाई बिल को स्टार्ट ठीक है बिल्कुल किया जाना चाहिए, कोई इशू नहीं है। और 2/3 किसका, प्रेसिडेंट और वोटिंग का, बाद में ये भी होना चाहिए 2/3 प्रेसिडेंट और वोटिंग का। फिर हम लोग एक आर्टिकल 61 में तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये किसके लिए होता है, आपको मैंने पढ़ाया भी था, ये इम्पीचमेंट होती है किसकी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट होगी तो आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है। तो इसमें भी हमें क्या चाहिए, इसमें हमें चाहिए 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, सबसे डिफिकल्ट होता है ये। तो स्पेशल मेजोरिटी कौन कौन सी होगी, 2/3, लेकिन किसका लेना है डिपेंड करता है किसके ऊपर हम लेके आ रहे हैं। अगर 61 अकॉर्डिंग 61 आर्टिकल के तहत इसको इस्तेमाल करें या यूज करें तो हम बोल सकते हैं 2/3 चाहिए, लेकिन टोटल स्ट्रेंथ का सबसे मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोकसभा ले लो, तो 545 सीट है, कितने प्रेजेंट है, कितनों ने वोट करा, डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि इसका 2/3 निकालो, लगभग कितना, 364। ये बहुत मुश्किल होता है, जो इनके समर्थन में होंगे वो आएंगे नहीं वोट करने, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा 2/3 उसका रिजल्ट देना। तो ये है आपका स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी कौन सी होती है, 2/3। बाकी सारी 50% +1, 50% +1, 50% +1। जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया किस किस का, मैं रिवाइज भी कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया सिंपल, तो सिंपल कुछ नहीं होता, 50% +1 किसका, प्रेजेंट और वोटिंग का, कोई भी हाउस में आ रहा है। अगर किसी में इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए तो 50% +1 किसका, प्रेजेंट का, यहाँ पे वोटिंग नहीं आएगी। उसके बाद इसको हम लोग रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट में इस्तेमाल करते हैं जब राज्यसभा में। फिर एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है, 50% +1 टोटल स्ट्रेंथ का, किसका, टोटल स्ट्रेंथ का। फिर उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी भी जब हम इम्पीचमेंट करते हैं तब भी टोटल परसेंट का 2/3 लेते हैं। 2/3 हम तीन तरीके से लेते हैं, या तो प्रेजेंट प्लस वोटिंग का या टोटल स्ट्रेंथ का। तो प्रेजेंट प्लस वोटिंग हम लोग 249 में और 368 में और 61 में इस्तेमाल करते हैं। चलिए, ये आपकी हो गया मेजोरिटी, जो मैंने आपको बता दी किस किस प्रकार की होती है। और अब तो इसमें आपको कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ठीक है। तो नेक्स्ट, अभी ठीक है, अभी बच गया आपके टाइप्स ऑफ बिल बच गए, तो छोटा सा टॉपिक बच गया, अभी आधे घंटे क्लास है तो कोई इशू नहीं है। मैं आज की क्लास को खत्म करता हूँ। तो आज हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी, जिसमें मैंने आपको पार्लियामेंट बता दिया, स्टेट लेजिस्लेटिव बता दिया, और इसमें मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया 11, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और मैंने आपको मेजोरिटी बता दिया, सेशन मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, मैंने आपको कॉरम बता दिया था पार्लियामेंट का। फिर मैंने आपको अभी बताना है टाइप्स ऑफ बिल कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे पास होते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में ये भी खत्म करता हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। क्लास कैसी लगी तो कमेंट करके बताइए। इसका जो आपको नोट्स है वो आपको मिल जाएगा, जो भी फ्री बैच है JKPSI का, वहां पे मिल जाएगा ऐप में, या आपको टेलीग्राम भी, जो टेलीग्राम है BMC क्लास से भी था जी, तो वहां पे मिल जाएगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।